अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, एक नया अज़्म है, बहुत सारी नई नई खबरें हैं, नए मौज़ूआत हैं, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कि आपका आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरे और जो जो मसाइल हैं वो बाखूबी अच्छे तरीके से हल हो जाए। जब अच्छी चीज़ की बात करते हैं तो एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं वो एक अरसे तक हमारी ज़िंदगी पे असर रखती हैं। इबादतें और जो हम करते हैं, जो हम दुआएं करते हैं, जो हम हुकूक अल्लाह करते हैं, अदा करते हैं, उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन किसी इंसान का दिल राज़ी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, लेकिन लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं अपने रवैये से, अपने अंदाज़े गुफ्तगू से, तो इस तरह की इबादतों का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अल्लाह की मखलूक को नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर रब ऐसे राज़ी नहीं होता। बिल्कुल। तो आज के शो में क्या कुछ आपको बताते हैं। आज है 16 नवंबर और है रवादारी का आलमी दिन, टॉलरेंस डे। इस दिन को मनाने का मकसद सब्र व तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है, जिस पर अमल करके हम अपने माशरे को अमन और सुकून का गहवारा बना सकते हैं। शो में आज हम इसमें तफसील से बात करेंगे किस तरह से हम जो है अपनी सोसाइटी को पुरअमन बना सकते हैं। अच्छा जी, स्नूकर में भी ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम। बाबर मसी ने IBSF आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने हैं। आगे चलकर उनसे बात करेंगे, नेक्स्ट उनका टारगेट क्या है ये भी हम जानेंगे। फुटबॉल के मैदानों का नया हुक्मरान कौन बनेगा, इसमें अभी दिन है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज होने में लेकिन सिर्फ 4 बाकी रह गए। बाय द वे प्रैक्टिस मैचेस आज से शुरू हो जाएंगे। अर्जेंटीना विल बी इन एक्शन। 32 टीम्स हैं, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए फाइट करेंगी। फ्रांस टाइटल का दिफा करेगा। सबसे ज्यादा 5 मरतबा का चैंपियन ब्राजील फीफा के रंगों में रंग गया है। ये सारे रंग आपको दिखाएंगे। अच्छा, वैसे कितना जबरदस्त इवेंट। और कल जब हम तैयारी देख रहे थे इंटरनेशनल मीडियाज पे, तो वो यहाँ कतर की तैयारियां दिखाते हैं, वहाँ के लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके से वेलकम किया है। जब आप कतर के लोगों से ज्यादा वेलकमिंग मैंने दोहा के एयरपोर्ट पे 1 महीने पहले से फुटबॉल परेड्स हो रही हैं और कल सबसे बड़े बूट की नुमाइश की गई। वो तो इतना जबरदस्त कि फुटबॉल का जो बूट है, जो सबसे बड़ा बूट था, उसकी कल नुमाइश की गई है। भाई ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है। सो हम तो खैर कतर नहीं जा सकते, शायद फैसल चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, इन्हें छुट्टी भी मिल जाती है, तो हम अपने घरों में बैठ के मैच एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, कराची इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म हमारे शो का हिस्सा होंगे। बड़ी मेहनत की उन्होंने, नाम कमाया और बड़े अरसे के बाद मैंने देखा कि एक जो है मेल स्टूडेंट जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो लड़कों के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना, तो आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या रूटीन उन्होंने अपनाई। ये महक ने एक जजमेंट पास किया कि लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना। वेल, इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। मेरा इससे शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन खैर जिस चीज़ पे सब इत्तफाक रखे हुए हैं वो है दुनिया की आबादी, जो बढ़ती और चली वो जा हो रही गई है 8 अरब। 2057 तक तो हो जाएगी 10 अरब। अक़वाम मुत्तहिदा फंड बराए आबादी के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 1.8% की सालाना शरह से बढ़ रही है। अच्छा जी, इस वक्त पाकिस्तान में शरह पैदाइश 3.3% है। तो अब ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आबादी बढ़ती है तो फिर जो वसाइल हैं वो जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर आबादी बढ़ी है तो फिर ज़ाहिर ज़रूरियात बढ़ जाएंगी। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फिर आपको बहुत बढ़ चढ़ के काम करना होता है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। अच्छा जी, चले ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब ट्विटर के बाद अमेज़ॉन पे जो लोग काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात है, क्योंकि अमेज़ॉन ने तकरीबन 10,000 मुलाजमीन को बरतरफ करने का इरादा कर लिया है। बरतरफियाँ अमेज़ॉन के अलेक्सा जैसे आलात, रिटेल और ह्यूमन रिसोर्सेज के शोबों में की जाएगी। ये अमेज़ॉन की जानिब से मुलाजमतों में सबसे बड़ी कटौती होगी अब तक। वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, क्या है इसके पीछे वजह, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स और करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा हम थोड़ी सी क्रिकेट की बात। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 खेलने के बाद वतन वापस पहुंच गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कप्तान बाबर आजम, चेयरमैन PCB रमीज राजा और टीम ऑफिशियल्स ने जी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। तो लाहौर से अंस जफर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाद कौमी टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी शुरू हो गई। कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी रात गए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे।
फास्ट बॉलर नसीम शाह, आसिफ अली और उस्मान कादिर भी लाहौर पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा, टीम मैनेजर मंसूर राना और बोर्ड का दीगर अमला भी लाहौर पहुंच गया। मद्दाहों ने कौमी हीरोज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सख्त सिक्योरिटी में खिलाड़ियों को गाड़ियों तक पहुंचाया गया। खिलाड़ियों को वेलकम करने के लिए उनके अहले खाना भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और खिलाड़ियों के साथ सेल्फियां भी बनवाई। अनजफर, समा, लाहौर। हमारी टीम तो आ गई है। हमारे टेस्ट जो हैं वो अब शुरू होंगे इंग्लैंड के हवाले से। उस पर अपडेट भी है कि पहला टेस्ट पिंडी में होना था लेकिन अब वो कराची में होने जा रहा है। एक तो ये, और दूसरा क्रिकेट की हैपनिंग कुछ हो भी रही है। फीमेल क्रिकेट भी हो रही है बड़ी ज़बरदस्त, और आयरलैंड से जो है बड़ा ज़बरदस्त 1-1 से है आज तीसरा T20। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। क्रिकेट के अलावा और क्या हो रहा है भाई स्पोर्ट्स में? और ये हो रहा है कि इतवार से यानी जो संडे है इससे कतर में शुरू होने वाला फीफा वर्ल्ड कप, जिसके हवाले से ब्राज़ील में भरपूर जोशो खरोश देखा गया है। गलियाँ, सड़कें और बाजार मुख्तलिफ ममालिक के परचमों से सज गई हैं। आलमी कप की मुनासिबत से फीफा ने एनिमेटेड वीडियो जारी की है और वीडियो में फुटबॉल के सितारों को देवकामत दिखाया गया है। जरा आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। अभी तो ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी टीम या कौन सी साउथ अमेरिकन टीम आगे जाएगी, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि कतर में वर्ल्ड कप के मौके पर सबसे बड़े फुटबॉल बूट की रोनमा हुई है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल बूट की तैयारी में 7 महीने लगे हैं। 7 फीट ऊंचा और 500 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी है ये। इस जूते की तैयारी में वही मवाद इस्तेमाल हुआ है जो आमतौर पर फुटबॉल बूट में इस्तेमाल होता है। मुंतज़मीन को यकीन है कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल जाएगी, हिस्सा ये बन जाएगा। अगर तो ये अभी तक का सबसे बड़ा फुटबॉल बूट होगा तो यकीनन उसे जगह मिलेगी, इसमें तो कोई। लेकिन किसको जगह नहीं मिली इस बार फाइनल्स में? ये बड़ा मतलब, और क्यों नहीं मिली? जाहिर सी बात है वो हार, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हार गए ना, इसी वजह से नहीं मिली। इटली मतलब माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इटालियंस जो हैं वो जो है हमें नहीं नजर आ रहे होंगे खेलते हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप। इसके अलावा वहाँ के लोगों को कितना पसंद है ये खेल। इसके अलावा साउथ अमेरिकन पावर हाउसेस चिली और कोलंबिया, आई मीन के उनके बगैर तो वर्ल्ड कप कैसे ही फीका लगेगा। और स्वीडन भी, मतलब कि वो स्वीडन, नॉर्वे, इवन नॉर्वे, ये वो टीम्स हैं कि जो है कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। ख़ासतौर पे जो बड़े मशहूर जो हैं हालांड, वो भी हमें जो है नज़र नहीं आएंगे। तो देख लें फिर जो फैंस थे इन टीम्स के वो तो नहीं होंगे। हाँ, लेकिन वो दिल अपना जोड़ेंगे। बाय द वे पाकिस्तान की इस बार जो है वो फेवरेट टीम फुटबॉल में, आपको पता है वर्ल्ड कप में कौन सी होने वाली है? ऐसे ही आइडिया? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। नेदरलैंड्स। ठीक है जी। तो हम सब जो है we'll all be orange। वो बहुत ज्यादा फेसबुक पे हमने देखा था ना नेदरलैंड के बारे में कि दिल नेदरलैंड जान। हाँ जी। अच्छा, वैसे आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन है? फेवरेट फुटबॉलर, दैट्स अ वेरी ह्यूज कैनवस आपने मेरे लिए खोल दिया है। देयर आर अ लॉट ऑफ फेवरेट फुटबॉलर्स। अगर सिर्फ इस वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, आई विल बी सो लुकिंग फॉरवर्ड नॉट जस्ट वन प्लेयर बट टीम। यार ब्राज़ील, आई मीन के ये दिल से ना जाता है आप। अच्छा, और हम जहाँ बैठे हैं इस वक्त वहाँ से थोड़ी दूर पे ही मुसाफत पे ले आ रही है, तो वो मिनी ब्राज़ील बन जाता है। ठीक है ना? वहाँ पर आपको ऐसे फुटबॉलर मिलेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि भाई पाकिस्तान में ये टैलेंट भी है। क्या पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। और वो जिस तरीके से पूरे लियारी को उन्होंने सजा दिया है। हाँ जी, मैं वही कह रहा था, लियारी के हवाले से मेरे ख्याल से खिजर आजम हमारे नुमाइंदे, ऐसा ही है ना? हाँ। वो वहाँ गए थे और लियारी इस वक्त कैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया है वो आपको दिखाते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप इख्तितार हो गया और फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। 2002 में हमारे बड़ों ने स्टार्ट किया है, उन्हीं को देख के ये जज्बा हमारे दिल पे आया है। उन्हीं से सीख के हम ये 2006 से कंटिन्यू लगातार करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे यहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस की ट्रेनिंग होती है, बाहर से लोग आते हैं मैचेस देखने। ये वर्ल्ड कप है, इंशाअल्लाह ब्राज़ील लेके जाएगा और जिए ब्राज़ील, ब्राज़ील जिंदाबाद। जैसे ब्राज़ील के हैं या इटली के हैं, जर्मनी के हैं, पुर्तगाल के हैं, तो जब तक वर्ल्ड कप चलता रहेगा तो ये टसल चलती रहेगी। कोई कहता है ब्राज़ील जीतेगा, कोई बोल रहा है कि इटली जीतेगा, कोई बोल रहा है कि जर्मनी जीतेगा। मलीर सिद्दीक गोट के रिहायशियों का कहना है कि फुटबॉल के इस जुनून को पाकिस्तान फुटबॉल टीम तक भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए सोचने की ज़रूरत है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ खिजर आजम, समा, कराची।
तो आपने देखा कि किस तरीके से फ़ुटबॉल का जुनून है। हम तो पता नहीं कब करेंगे क्वालिफाई, हमारे अपने मसले मसाइल बड़े हैं, हाँ, लेकिन हम ये है तो कम से कम एंजॉय तो कर सकते हैं। तो घर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। तो आई बी अपिंग फॉर द ब्राज़ीलियंस और इसके अलावा अर्जेंटीना पे बड़े आज उनका प्रैक्टिस मैच भी है, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो जितने आ रहे हैं उनके हवाले से भी बड़ा कहा जा रहा है कि वो बड़ा अपसेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। जितनी भी टीम्स है भाई, गुड लक, अच्छा खेलें और जीत जाएं फिर, लेकिन फिर भी फेवरेट ब्राज़ील है फैसल की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ज़रा पाकिस्तान का रुख करते हैं। सयाहों की जन्नत कहलाने वाली वादी मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से लुत्फ उठाने के लिए सयाह वहां पहुंच चुके हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। आप कह रही थी ना कि हम के फैसल वहां चले जाएंगे। हाँ, मैं फैसल तो कहती कतर वहां का नहीं पता, यहाँ तो जरूर जा सकते हैं। यहाँ जरूर जा सकते हैं। स्कीइंग की तैयारी हो रही है सर यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू मालम जब्बा का जो रिजॉर्ट है वो बड़ा मशहूर है स्कीइंग के लिए, दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो क्या तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, इस पे हम मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। शहाब बताइए, फुल सीजन स्कीइंग सीजन ऑन है मालम जब्बा में? जी बिल्कुल हुसन की वादी मालम जब्बा में इस साल बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका है और आप देख रहे हैं कि हर सू सफ़ेदी छा गई है। अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके तो ये मालम जब्बा का स्की रिज़ॉर्ट है और साथ ही यहाँ पर चेयर लिफ्ट भी इंस्टॉल है और दूसरी तरफ यहाँ पे जंगल है। तो इस साल नवंबर के महीने में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता साल का अगर हम जायज़ा लें तो दिसंबर में बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन इस साल नवंबर में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब तक यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 से 6 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है और हर सू सफ़ेदी छा गई है। हमेशा यहाँ पे जब बर्फ़बारी होती है तो यहाँ पे स्कीइंग के मुकाबले होते हैं, चेयरलिफ्ट भी चलती है। इस साल चूँकि सैलाब और फिर कुछ अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी थी कि यहाँ पे टूरिज़म काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई थी, लेकिन अब इम्कान है चूँकि हालात भी बेहतर हैं, रास्ते भी खुल गई हैं, तो टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे इंजॉय करेंगे। कुछ टूरिस्ट तो आ भी रहे हैं, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो फ़्लो है टूरिज़म का या टूरिस्ट का वो अभी तक शुरू नहीं हो सका है। तो इम्कान है कि लोग आएँ। यहाँ पर कुछ सयाह भी मौजूद है और कुछ स्कीयर्स मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, बताएगा कि एक तो आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या एक्टिविटीज़ हो रही है? ये हमें स्नो बूट दिए हुए हैं, इसमें हमें चलने में आसानी हो रही है स्नो पे और ये काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें हम लोगों को स्लिप नहीं हो रहा है और काफ़ी चलने में हमारे लिए आसानी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे स्कीइंग कोच, योर नेम प्लीज़? Dale Andrews. Okay, so what's your planning for skiing this year? So we are going to be introducing some ski courses for the Pakistan locals and for the staff here, where we will be training the people to be able to teach. You know, we are trying to bring a better ski culture here, allowing people to learn really how to ski in the correct way. We are bringing a course that to bring across the right way of teaching. थैंक यू। यहाँ पे कुछ और भी ख़वातीन लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताएगा कि यहाँ पे आप क्या एक्टिविटीज़ कर रही हैं और सयाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? हम लोग यहाँ पे जो है वो स्कीइंग कर रहे हैं। हम लोग हमारे कोच हैं डेवी, जो हम लोग को स्कीइंग सिखा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्कीइंग सीखने भी आए हैं और मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ़बारी है। मालम जब्बा एक बहुत अच्छा इलाका है और यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ के वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव वर्कर्स हैं और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वही लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो है आके इंजॉय करेंगे, मौसम को इंजॉय करेंगे और बर्फ़बारी को भी इंजॉय। बहुत शुक्रिया। अगर हम आपको दिखा सकें तो इस वक्त बर्फ़ पड़ चुकी है, लेकिन जो स्कीइंग कोच है तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो बर्फ़ है ये इस वक्त कम है, स्कीइंग के मुकाबले तो नहीं हो सकते। अलबत्ता यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं, जो बर्फीली गेम है वो सीख सकते हैं और इसी तरह चेयर लिफ्ट से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो सयाहों के लिए अच्छा मौका है। बर्फ़बारी हो चुकी है, मौसम सुहाना है, नज़ारे दिल फरेब है, तो सयाह आए और खूब एंजॉय करें।
देखिए कितना ज़बरदस्त वहाँ पे मौसम, किस तरह से वहाँ पे इंटरनेशनल जो हम देख रहे हैं कि बाज़ाब्ता महक वो फेस्टिवल होता है और आप देखिए पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है भाई, हर चीज़ हमारे मुल्क में मौजूद है और हर चीज़ वो है जो कि कुदरती है, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करें, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ फैसल जिससे मुझे बड़ी शिकायत है वो ये है कि जब सीजन होता है ना तो यहाँ पर रेट्स बढ़ जाते हैं बजाय इसके कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करें कि लोग अट्रैक्ट हों, ऐसा नहीं होता। ये आपको ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने इलाके के टूरिज्म भी चलानी है। मुझे पता है आपका मरी का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मरी वाली नहीं होती हैं। जब हम मालम जब्बा की बात कर रहे हैं ना तो बाज़ाब्ता यहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग फेस्टिवल होता है, यहाँ पे चेयरलिफ्ट भी है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे होटल्स भी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के होटल्स भी हैं, इंटरनेशनल चेन्स भी हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो भी हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं भी यहाँ गया था। हाँ देखा, ये मुझे पता था, फैसल जरूर बताएंगे। फैसल पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे गए हैं, क्या किया था आपने, मतलब किस तरह चेयरलिफ्ट की थी, स्कीइंग की थी, स्कीइंग भी की थी। पहली 8-9 मरतबा तो मैं गिर गया था। 8-9 तो तैयार रहे फैसल, अगर 8-9 मरतबा गिर सके तो मैं गिर गया था। अच्छा, वो ये जो स्कीइंग बूट्स होते हैं ना उनको पहनना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है जी। फिर आप जब यहाँ जाते हैं तो जब लोगों का रश बड़ा बढ़ जाता है ना, इतनी लंबी ट्रैक, ये देखिए ये पूरा ट्रैक है। अच्छा, इस ट्रैक के बिल्कुल ऊपर जिप लाइन है। अच्छा, तो आप जिप लाइन भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकल्स खड़े होते हैं, उनके पास टायर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनमें बैठा के वो आपको बर्फ पे धक्का देते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि जब भी आप किसी ऐसे एरिया का जाने का सोचें, ट्रिप प्लान करें, तो आप पहले जरा ना उसको सर्च कर लें कि वहाँ पर आपको किस तरह से सर्वाइव करना है, कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका आउटफिट, आपके जूते, आप कहाँ स्टे कर सकते हैं, करीब करीब में कौन सी जगह। और स्पेशली वो लोग जो बच्चों के साथ जाते हैं उन्हें ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जगहों पर जाके ना, जैसे अभी मैं फैसल से ये बात करी थी कि फैसल मतलब मुझे लगता है यहाँ पर जाके शायद आपके पास सहूलियात नहीं होती। उसकी वजह ये है क्योंकि शायद हम जितना हम सर्च करेंगे ऐसी जगहों पर, हमें पता चलेगा कि ऐसी जगहों पर भी पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलियत हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल पहले तक यहाँ पे इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन हमें इसका क्रेडिट देना होगा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कि अब वहाँ पे अमन कायम हो गया, लोग दोबारा सयाहत का रुख कर। और अगेन वही कि पाकिस्तान जो है टूरिज़्म के मामले में जितना काम कर चुका है और जिसमें हम देखते हैं कि हमारे फ़ौजी भाई जो हैं, हमारे जो वो भाई जो कि हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए और पाकिस्तान को सेफ बनाने के लिए, अगेन वही फैसल वाली बात कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट उन्हें जाता है। चले जी, हम चले जाते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक से दोबारा आएंगे तो बात करेंगे उस तालिब इल्म की जिसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, जिसने बहुत मेहनत की है, जिसने जो है वो प्री इंजीनियरिंग में टॉप किया। फैसल, उनसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ, कैसे किया भाई और इन्होंने क्या अपने पढ़ने की तरतीब रखी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे उनका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो इनसे हम जानेंगे, कुछ टिप्स लेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दैट टाइम ऑफ द ईयर कि जब आप अपने करियर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने की पोजीशन में आते हैं, बहुत ही नर्वस फीलिंग्स भी होती हैं और बहुत सारे ख्वाब होते हैं, और जब वो पूरे होते हैं तो उनकी क्या ही बात होती है। इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग साल 2 इम्तहानात के नताइज, पहली पोजीशन हमाद महमूद ने हासिल की, उन्होंने 1047 नंबर लिए, और इसके अलावा दूसरी पोजीशन आयशा नजीब ने 1042 नंबर लेके हासिल किए। तो हमाद और आयशा दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, हमाद अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। एंड एज इट इज़ सेड, लेडीज़ फर्स्ट, कैसा फील कर रही हैं आयशा आप? I'm feeling very great and happy. Like जब मैं अपनी आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा खुश देख रही हूँ तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। आसपास से मुराद आपके पेरेंट्स एंड फैमिली, दे आर वेरी हैप्पी। सही, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, यकीनन मेहनत तो बहुत की होगी, लेकिन उम्मीद थी कि पोजीशन आ जाएगी? नहीं, ऐसे जैसी उम्मीद नहीं थी कि पोजीशन ही आएगी, लेकिन जो है वो आ गई है तो बहुत खुशी हो रही है। सही है। अच्छा ठीक है, हमाद आप मुझे बताएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत खुशी हो रही थी जब कॉल आई थी बोर्ड से, और घर वाले भी सारे बहुत खुश थे, तो ये अच्छा लग रहा था। अच्छा, वैसे अमूमन होता है ये लड़के कम पढ़ते हैं, ऐसा कम पढ़ते लड़के, रट्टा कम लगाते हैं रट्टा कम लगाते हैं, तो क्या मतलब ऐसा होता था कि, वैसे मुझे एक बात बताएं,
मैंने तो अपने भाइयों को देखा कि भाई वो तो डंडे के जोर पे ही पड़े हैं ना, कि अम्मा ने डंडा उठा लिया तो भाई वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप अम्मा के खौफ से इतना पढ़ते हैं, ये शौक है? नहीं, पढ़ने का शौक है, अम्मी ने शुरू से पढ़ाया है, शुरू से आदत है, तो ये कि सख्ती है, अम्मी ऐसी नहीं करती, अब्बू भी नहीं, मैं खुद से ये है कि बैठ जाता हूँ। सही। अच्छा आयशा, मुझे बताएं कि हमें पता है कि भाई सोशल मीडिया का दौर है और ज़्यादातर बच्चों का टाइम सोशल मीडिया पे ही स्पेंड होता है, तो आप लोगों का क्या वो था, रूटीन क्या था, पढ़ाई कितनी देर करनी है? लेकिन ना ज़ाहिर आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते होंगे, वो किस तरह मैनेज करना है, क्या रूटीन बनाई है आपने? एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ, यानी यूट्यूब वगैरह तो देखती हूँ, लेकिन पोस्ट वगैरह करना आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन इट। बट ये है कि मैं जैसे स्कूल डेज होते थे ना, उसमें होमवर्क वगैरह जो है वो कर लेती थी, लेकिन जो एक्चुअल जो स्टडी होती है ना वो मैं अपने वीक डेज पे जो है वो करती थी। और जो है जब टारगेट्स होते थे मेरे कि मुझे आज इतने दिन में इतना कवर करना है, और फिर मैं उस टारगेट्स के लिहाज से चलती थी कि आज हाँ बस मुझे कि जितनी भी देर लगे मुझे इतना ये टारगेट पूरा करना है। सो इस तरह से मैं कवर करती थी। और फिर उसके साथ साथ सोशल लाइफ भी चलती रहती थी। ओके, सोशल लाइफ की बात बताइए। अब जब हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो भी बड़ा हेल्प आउट करती हैं। डू यू एग्री विद? और आपका कोई इस तरह का कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई शौक? जी बिल्कुल, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प आउट करती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, सब में आपको हेल्प करती हैं। बिल्कुल मैं क्विज़ेस वगैरह में था, वहाँ उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। उसके अलावा स्कूल में मैं थोड़ी बहुत स्पीचेस वगैरह करता था असेंबली वगैरह में। और स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट वगैरह का शौक़ था, टेबल टेनिस अभी खेलना सीख रहा हूँ, तो ये सब चलता रहता है। सही। अच्छा, अब हमने देखा कि कोचिंग सेंटर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो आप लोगों ने क्या किया? लाइक कोचिंग सेंटर्स की तरफ वाला ऑप्शन लिया या सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन लिया कि जी खुद पढ़ना है, खुद करना है? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, हम कर लेंगे भाई, और वो फिर माशाल्लाह कर भी लेते हैं। नहीं, मैंने कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था, और ये टीचर्स की गाइडेंस होती तो अच्छा रहता है, और टीचर्स की गाइडेंस से ये है कि ये सब अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल था कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि ज़्यादा बेहतर होता है कोचिंग वाला ऑप्शन है। अच्छा आयशा, यही सवाल आपसे, आप बताइए। टोटली अपोजिट, आई एम सेल्फ स्टडी पर्सन। लाइक मुझ पे अगर फोर्स हो ना तो फोर्स के अंदर मैं नहीं पढ़ सकती, यानी आई एम मूडी काइंड ऑफ पर्सन। ओके, तो जब मेरा मूड होता है ना तो मैं स्ट्रेट 10 आवर्स ही पढ़ सकती हूँ, और जब मूड नहीं होता तो फिर नहीं। अच्छा, वैसे देखिए ये तमाम पेरेंट्स जो कि कभी कभी बच्चों को प्रेशराइज कर लेते हैं, और वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि बच्चे अच्छा उनका जब दिल करेगा वो पढ़ लेंगे, तो भाई दोनों एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा चलिए आप ज़रा कुछ फ्यूचर प्लानिंग की बात कर लें। क्या सोचा हुआ है आगे? मैं अभी तो NID में जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनरोल हो चुकी हूँ, और मेरा जो है फ्यूचर में एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो ओपन करने का इरादा है माशाल्लाह। और फिर जो है वो मुझे जो है फिर पैसा कमाने का इरादा? नहीं फिर मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे जो है ना असल में घूमना फिरना, टूर करना। अरे वो सब हो जाता है, डोंट वरी। जब आप मेहनत करते हैं और जब आप कमाने लगते हैं, फिर आप इनकी तरह घूमना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपने इंटरमीडिएट में सोच भी नहीं सकता था कि मैं कराची से बाहर भी कभी जा पाऊंगा। एंड व्हाट अबाउट यू? जी मैंने CA में एडमिशन लिया है, तो इंशाल्लाह करने का इरादा है। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपने एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब ये कि आपको अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है। ये कहा गया होगा आपको कि आप अपनी ज़िंदगी से, सर ये कहा जाता है ना जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाते हैं, तो ये कहते हैं ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, सब कुछ छोड़ दें, ये सोशल लाइफ खत्म कर दें। मुझे बताएं कि अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था आपका? बहुत खुश थे जब एकदम से कॉल आई थी बोर्ड की, तो उस वक्त तो अनएक्सपेक्टेड था, एकदम नेचुरल रिएक्शन, बहुत खुशी वाला था, अम्मी रो रही थी, तो सब बहुत खुश हुए थे। उसके बाद फिर कल बुलाया भी था, तो पोजीशन फिर कल बताई थी, तो सभी खुश थे बहुत। अच्छा हमारे यार एक बात बताओ, इंजीनियरिंग के बाद why are you opting for chartered accountancy? Why not engineering? जी मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का था मैट्रिक से ही, लेकिन ये कि इंजीनियरिंग में ऑप्शंस आगे ज़्यादा खुले रहते हैं, तो मैं 2 साल बाद ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हूँ डिसीजन के लिए, तो मैं और टाइम दे दूँ अपने आप को, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग। अच्छा आयशा, आपके जो बाकी बहन भाई हैं इतने ही पढ़ने वाले हैं जितनी आप पढ़ती हैं? मेरी एक ही बहन है, वो यानी वो भी मेरी तरह है, वो पढ़ती है, लेकिन जो है मुझसे जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है वो थोड़ा कम पढ़ती है। अच्छा, थोड़ा कम पढ़ती है, ठीक है। तो चले मैं चाहूँगी कि इस वक्त जितने भी नौजवान हमें देख रहे हैं, पहले तो आप अपना मैसेज दे दें कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, फिर लेते, तो क्या मैसेज है आपका?
मेरा मैसेज यही है कि आप सब जो है, आप अगर 2 आवर्स ही पढ़ रहे हैं ना, अगर आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप अचीवमेंट ले सकते हैं, यानी आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 आवर्स ही पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ध्यान इधर उधर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। क्या बात है। एंड आपका मैसेज फॉर दिस यंग बड्स? मैं ये कहूँगा कि टीचर्स की गाइडलाइन को फॉलो करें और जो भी काम करें पूरी कंसंट्रेशन से करें, तो ये कि रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। फोकस एंड कंसंट्रेशन इज द की। बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत शुक्रिया अमाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सॉफ्टवेयर हाउस, मिस ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस। तो आपने देखा कि ये हमारे बच्चे हैं। एक जानिब हम यकीनन इस चीज़ रोज़ाना ही शिकवा कर होता है कि बच्चे स्क्रीन टाइम पे, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जिनके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, लेकिन एक टाइम इन लोगों ने एक सेट किया हुआ है। तो जब आप टाइम सेट करते हैं हर चीज़ का अपनी ज़िंदगी में, तो फिर आपको इन रिटर्न बड़ा अच्छा मिलता है। अभी हम वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना है। पाकिस्तान में कई लोगों से मजाक भी अगर आप करते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लोग बात का बुरा मान जाते हैं, किसी की अच्छी बात भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते हैं। लोग मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो जाते हैं। हर शख्स दूसरे को बर्दाश्त करने के बजाय उसको खाने के लिए दौड़ता है कि भाई मतलब उसने ये बात कर कैसे दी। या अगर कोई आपको कोई सही बात बता रहा है ना कि देखें शायद ये ऐसे हो सकता है, तो वो कहता है कि भाई मुझे सिखा रहे हैं आप। एक ये भी एलिमेंट आ जाता है। जबकि रवादारी एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम ना किसी से मोहब्बत करते हैं ना नफ़रत करते हैं, बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। चाहे आपका उसके साथ रिश्ता है, चाहे आपका उसके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बर्दाश्त करने का जो एलिमेंट होता है ना, वो आपके अंदर ज़्यादा होता है। और ये बहुत सारी चीज़ों में खूबसूरती ले आता है। लाइक अगर बहन भाई का रिश्ता है, अगर आपका माँ बाप का रिश्ता है, अगर आपका मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो ये जो बर्दाश्त का एलिमेंट है आपके रिश्ते को अच्छे तरीके से फैसल चलाता है। अब इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान यूसुफ और सैयदा सहर शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हमें और भी हमारे जो गेस्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे। उरूसा जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी स्काइप के थ्रू। सो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। उरूसा, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करूँगी मैं गुफ्तगू। हमारे मुआशरे में अब हम देखते ये है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। हम किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि बहन अब बहन की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो उसके अंदर ये अना का एलिमेंट आ जाता है कि भाई मुझे आप समझाने वाले कौन होते हैं। और अदम बर्दाश्त की बहुत सारी मिसालें पिछले कुछ दिनों में हमने देखा। इस्लामाबाद के वाक़यात हुए, कराची के वाक़यात हुए। ये अदम बर्दाश्त वाला एलिमेंट क्यों बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में? सबसे पहले तो ये अलमिया ही नहीं है कि हम इस बेसब्री दुनिया में बर्दाश्त का दिन मनाने की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। यानी अब ये लेवल आ गया कि जो रवैये हमारे किरदार का हिस्सा होना चाहिए थे, जिसके साथ हमें जीना चाहिए था, उसकी भी याद दहानी कराने के लिए एक दिन मनाया जा रहा है। और अब ताला ने वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र वाज़ेह तौर पर कह दिया, खसारे में रहेंगे तमाम वो लोग जो हक बात नहीं करेंगे और सब्र नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये दोनों आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं कि जब हक बात करने की मौका ना मिल रहा हो, जब ये पता लग जाए कि जी इंसाफ नहीं मिलेगा, जब ये पता लग जाए कि मेरी सही बात नहीं सुनी जाएगी, जब मुझे पता है कि मेरे ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं किया जाएगा, तो फिर हर इंसान इसी तरह अपने फेफड़ों के जोर के ऊपर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है। और यही हमें नजर आ रहा है तरबियत का फुकदान, कि सब आदमी जो है वो चीख चीख के बात कर रहे हैं, चलता फिरता बम बने हुए हैं। आपने तो बहन और भाई की बात की है, और बहन की बात की है, माँ बाप की बात, उस्ताद और शागिर्द की बात। यानी ये तो वो मुकद्दस रिश्ते हैं जिसके ऊपर सिर्फ वन वे है। उन वालिदैन के लिए जो हक पर ना हो, जो दीन पर ना हो, जब उनको भी उफ ना कहा जा सकता हो, उसके बावजूद यहाँ पर तो किस तरह माँ बाप की तजलील हो रही है, किस तरह बच्चे जो है वो अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ी है ना पूरी दुनिया के अंदर, आलमी नाइंसाफ़ी है, मुल्कों के दरमियान नाइंसाफ़ी है, इदारों के दरमियान नाइंसाफ़ी है, घरों में नाइंसाफ़ी है,
कि सही बात ना करनी है, ना सही बात सुननी है, और किसी भी हाल में सही बात के ऊपर अमल नहीं होने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ उरूसा खट्टी भी मौजूद हैं। उरूसा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अदम बर्दाश्त के हमने देखें इंटॉलरेंस लेवल राइट फ्रॉम रिश्तों में दरार आने से लेके आपने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग एक दूसरे को मारने से भी गुरेज नहीं करते। बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं कि जो आपने भी इसको देखे होंगे। रोज़मर्रा के जो केसेस आपके पास आते हैं उरूसा, मुझे बताइए उनको आप कैसे गेज करती हैं? कोई बहुत बड़ी बात पे कोई चीज़ बनी हुई होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, या छोटी सी अना पे जो है वो ज़िद बनाई हुई होती है और वो फिर वो राई का पहाड़ बन जाता है? देखिए, हमारी सोसाइटी में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की खींचातानी है, एक प्रेशर है और एक दौड़ है आगे बढ़ने की, और फिर सेल्फ सेंट्रिक जो अप्रोच है कि प्रायोरिटी जो है वो मुझे मिले, राइट्स जो है वो मुझे मिले, बेशक किसी और के राइट्स जो हैं हम वायलेट कर रहे हैं। तो इस अप्रोच, इस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आप देख सकते हैं, जो वायलेंस के केसेस होते हैं, उनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि आप ख़वातीन जो हैं ज़्यादातर जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी शिकार होती हैं। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो ऐसी हैं कि वो काफ़ी अरसा इस तरह के केसेस को या इस तरह के जुल्म जबर को बर्दाश्त। ठीक है। अच्छा उरूसा, आपके ना ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम चाहेंगे कि ज़रा ये सेट हो जाए, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं वापस आती हूँ। अच्छा, एक तो हो गया अदम बर्दाश्त, जिस पे हमने बात कर ली। अच्छा, एक रवैया ये होता है कि आपके अंदर अना का भी एलिमेंट है। अब जाहिर सी बात है, अदम बर्दाश्त और फिर अना का एलिमेंट, की दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हमारी सोसाइटी का आज का जो इंसान है वो इतना अना परस्त क्यों हो चुका है? लाइक अगर आपको कोई तरक्की मिल गई, आपको आपका स्टेटस बढ़ चुका है, आपको जॉब में कोई अच्छा आपका जैकपॉट लग गया है, तो वो अना आपकी 100 दर्जे तक चली जाती है, और वो फिर ऐसी अना होती है जिसमें आप अपने सगे रिश्तों को भूल जाते हैं। तो ये अना वाला एलिमेंट भी यकीनन कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को, आपके रिश्तों को बहुत मुतासर करता है। देखिए, जब एक बराह रास्त दीन ये कहे कि तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक तस्लीम ना करो उस नेमतों और सलाहियतों को जो हमने तुमसे दी हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खैरुन्नास मयनफ़उ नास, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं, जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हैं। तो जब हम इस तरह के बेसिक, इवन WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसका एक क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी दूसरे के लिए ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी दूसरे के लिए कारामद नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसी है जिसके अंदर कोई सेहत नहीं है, ना ज़हनी सेहत है, ना रूहानी सेहत। अच्छा, वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे थे कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ चुकी है। इसके अलावा अना जैसा एलिमेंट हर शख्स में आ गया कि हर शख्स ये कहता है कि बस मुझे कोई समझाए ना, और अगर कोई मुझसे बेहतर बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और सारा इल्म, सारा नॉलेज मेरे पास है, हमारे अंदर मैं बहुत आ चुकी है, और ये वो हकीकत है जिसे एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इसी मुनासबत से हमने सोचा कि इस पर बात करें ताकि एटलीस्ट जितने लोग हमें देख पा रहे, सुन पा रहे, थोड़ी सी तो अवेयरनेस उनमें आ जाए। डॉक्टर इमरान यूसुफ और अरूसा खट्टी हमें इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अना के हवाले से आपसे सवाल पूछा था कि अगर एक साइड पे अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, तो दूसरी साइड पे अना का एलिमेंट भी उतना ही ज़्यादा है, यानी वो मैं वाली चीज़ बहुत हमारे अंदर आ चुकी है कि जो मैं हूँ वो कोई और नहीं है, और मुझे कोई क्यों डिक्टेट कर रहा है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं, सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होता है, घरों का सुकून बर्बाद होता है। शर और खैर का मजमुआ या मुरक्कब है इंसान। हमारे अंदर आप उसको नफ्स कहें, शर कहें, शैतान कहें, वो हमारी जिस्म का हिस्सा है, हमारे सिस्टम का हिस्सा है, हमारे वजूद का हिस्सा है। और शैतान क्या है, इब्लीस क्या है, क्यों मलाउन ठहरा? क्योंकि उसको एहसास से बरतरी है ना। उसने कहा कि जी मैं बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, ये मिट्टी से पैदा किया गया है। फिर उसके बाद उसने अपने उस खालिक को, जिसने ये कहा कि अपने हाथ से मैंने तो इंसान को नुक्सुक संवारा, उससे भी आर्ग्यूमेंट किया। उसको फिर भी एहसास से बरतरी यही है कि मैं एहसास से बरतरी हूँ, मैं बेहतर हूँ। और ये एहसास से बरतरी हमारे अंदर जो मौजूद है, जब हम अपने शैतान को जिंदा रखते हैं तो इंसान को मारते हैं।
इंसान को जितना इंसान ने मारा है किसी जानवर ने नहीं मारा। इंसान का शिकार बदकिस्मती से इंसान करता है। तारीख गवाह है, आज तक इंसान को इंसान ही मारे चला जा रहा है, इसलिए कि वो एहसास बर्तरी का शिकार है और वो समझता है कि वो ताकत का मनबा है और वो जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रूसा, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे बताएं, आप यकीनन केसेस को डील करती होंगी, कितने केसेस आते हैं जिसमें रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि मियाँ बीवी में अदम बर्दाश्त नहीं है, या जिसमें चूँकि अब हमने ये केसेस रिपोर्ट होते हुए भी देखे हैं कि आप तो कत्ल करने से, सामने वाले को मारने से भी दिरेग नहीं करते, तो कितने केसेस ऐसे आते हैं कि आप देखें कि इसलिए कत्ल किया गया है क्योंकि एक हिस्से पर, एक साइड पर सामने वाले में अदम बर्दाश्त का एलिमेंट ही नहीं रहा। असल में देखें, हमारी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना, इसमें एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ है जिसमें बर्तरी जो है वो सोसाइटी में मर्द को हासिल है। तो घरों में जो झगड़े होते हैं या अगर कोई खातून किसी भी इशू के ऊपर आर्ग्यूमेंट करती है, अपने राइट्स की बात करती है तो मर्द ये समझते हैं कि ये इख्तियार इसको नहीं है, मतलब एक सेकेंडरी दर्जे का शहरी औरत को समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। तो फिर उसमें फिर इस तरह के मसले होते हैं कि आर्ग्यूमेंट से फैमिली में झगड़े होते हैं और जो तशद्दुद हो रहा होता है वो भी ख़वातीन के ऊपर ही हो रहा होता है। तो बेसिकली जो एक वीक एरिया है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को ये तरबियत दें कि मर्द और औरत जो हैं वो बराबर हैं, बराबर के इंसान हैं, एक जैसे इंसान हैं, दोनों के एहसासात एक जैसे हैं, दोनों की इज़्ज़त नफ्स एक जैसी है। मर्द और औरत जो है उसमें कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं और उनके बराबर के हुकूक भी हैं। हमारा मुल्क की जो आइन है वो भी बराबर का हुकूक उनको देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कॉन्शियस एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों को, शहरियों को, आम पब्लिक को ये बताएं कि जी बराबर के हुकूक के साथ, बराबर के हुकूक के नज़रिए के साथ चलना होगा। अगर कहीं पे औरतें आर्ग्यूमेंट करती हैं, अपने राइट्स की बात करती हैं, तो वो भी कानून और आइन के तहत अपने हुकूक मांग रही होती हैं। उसके ऊपर गुस्सा करना, लड़ाई करना, कत्ल कर देना, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तभी कम होंगे जब हम तरबियत शुरू से लोगों की, अपने घरों के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनकी तरबियत जो है वो इस नज़रिए के साथ करेंगे कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, उनके हकूक़ बराबर हैं। तभी जाके जो है ये अदम बर्दाश्त जो है फैमिलियों में, जो फैमिलीज़ के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हम ख़त्म कर पाएंगे। और आप देखें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनको सबसे पहले तो वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ाई जाती हैं, इथिक्स पढ़ाए जाते हैं, सिविल राइट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बहुत सारी खामियाँ हैं जिसकी वजह से ख़ुद हम ये प्रोमोट कर रहे होते हैं अदम बर्दाश्त को और नाइंसाफ़ियों को हम प्रोमोट कर रहे होते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, अपने स्कूलों के ज़रिए, अपने जो ऑफिसेस हैं उनके ज़रिए। तो इस तरह, इस वजह से जो है वो सोसाइटी में और अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ रहा है और हमारे ये रवैये जो हैं और ज़्यादा इसको मजबूत कर रहे हैं। तो हमें कॉन्शियस एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है ताकि हम इस सारी सिचुएशन को जो है वो तब्दील कर पाएँ। यही पॉइंट आपका, रूसा आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। डॉक्टर साहब, ये जो रूसा ने पॉइंट उठाया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक इशू तो है ना हमारे यहाँ वैसे? देखिए, अगर अभी अल्लाह तबारक व तआला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, गरीक रहमत करे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आप सिर्फ वायलेंस का एक्सपोजर देखें बच्चे से लेके हम समेत तक, और इवन आप लोग तो मीडिया के आप लोग तो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप ये देखें कि वीडियो गेम में भी वायलेंस है, ड्रामा फिल्मों में भी वायलेंस है, अखबारों में भी वायलेंस है, सोशल मीडिया पे भी वायलेंस है। कंटिन्यूसली जो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वायलेंस 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 वायलेंस। अब इसके बीच के अंदर किसके पास जो है वो टाइम रखा हुआ है कि वो दूसरी साइड को प्रोमोट करे? दूसरी बात ये है कि ये जो अभी वकील साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही थी कि वो जो तरबियत की बात हो रही है, सर कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो घर में भी नहीं हो रही, तफरीक तो घर में भी हो रही है, इदारों में भी हो रही है। जिसके पास थोड़ी सी भी पावर है उस पावर को वो एक्सरसाइज किए बगैर चैन से नहीं बैठता, चाहे उसको कितना ही नुकसान उठाना पड़े। तो ये वाले जो रवैये हैं हमारे कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो इखलाकी तरीके से हो, चाहे वो घरों के हिसाब से हो, समझाने के तौर के ऊपर हो, जब वो नहीं होगी तो किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त कैसे जो है आएगी?
सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। उरूसा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रही। तो आई थिंक आपका ब्रॉटअप, आपकी ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है कि आप अपने बच्चे को कैसा घर का माहौल दे रहे हैं। अगर एक बच्चा देखेगा कि बाप ने माँ पे हाथ उठाया है, या माँ चीख और चिल्ला के बाप से बात कर रही है, या माँ अगर बेटी को कुछ समझा रही है और बेटी आगे से आर्ग्यूमेंट कर रही है, तो वो ये कहेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो ये घर का माहौल बहुत मैटर करता है। और फिर जब आप सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए आगे जाते हैं और कहीं पर बैठ के कोई बात करते हैं, तो हम फिर ये कहने से दरेग नहीं करते ना कि यार इसके घर का माहौल शायद ऐसा फैसल, तभी इस तरीके से बात करें। एब्सोल्युटली। चलिए, अब जब अदब की बात हो ही गई है तो इल्म और अदब की कुछ बात कर लें। इल्म और अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए शहर क़ायद में अदब का मेला सजाया जाएगा। आज के दौर में इल्म और अदब का ये मेला नौजवान नस्ल के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। मशहूर अदबी शख्सियत हमारे साथ अमीना सैयद हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत होता है ना, हम कवर भी करते हैं। लेकिन इससे फैसल आपने अभी तक कोई एक फ़ायदा आपने देखा हो कि बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जितने लोग हमें देख रहे हैं भाई ज़रूर ज्वाइन ज़रूर करें। इन फेस्टिवल्स में ना सिर्फ ये कि आम जो लोग हैं उनका एक्सपोजर बढ़ता है लोगों के साथ, उनका एक्सपोजर बनता है जो बड़े बड़े शोरा हैं, जो बड़े बड़े अदीब हैं, जो ड्रामा नवीस हैं, ठीक है ना, उनसे जो है उनकी मुलाकात होती है। वहीं पे जो जो किताबें वहाँ पे होती हैं, बुक फेयर्स भी वहाँ पे लगते हैं। फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ ज़ुबानें इकट्ठी होती हैं। जब हम अदब की बात करते हैं, शायद हम बैठ के सोचते हैं कि ये सिर्फ उर्दू के हवाले से ये चीज़ होती है, नहीं। इसमें ख़ास तौर पे पिछले साल तो जो हुआ उसमें ब्रुशुस्की ज़बान भी, जो कि वाखानी ज़बान है, वाकई कॉरिडोर की है, उस पर भी हो रहा है, तो हमारी ब्राहवी ज़बान पे भी हो रहा है। क्या ही बात है। तो मशहूर अदबी शख्सियत अमीना सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप तशरीफ़ लाई। एक बार फिर कराची में अदबी मेला सजने को जा रहा है, तो क्या कुछ होने जा रहा है इस बार, ज़रा बताइए। जी, इस दफ़ा जो हमारा जो थीम है वो है माहौलियात। वाह। और चूँकि आजकल आपको पता है कि ये कितना इसका बड़ा इतना यहाँ इशू हो गया है। जी हाँ। तो उस पर हमारी समझिए कि काफ़ी सेशन उस पर होंगे, डिस्कशंस होंगे, प्रेजेंटेशंस होंगे, उसके बारे में हम फिल्म भी दिखाएंगे। शर्मीन उबैद चिनॉय ने बहुत फिल्में बनाई हैं इस पर, छोटी छोटी बनाई हैं, 4-4 मिनट की, वो हम दिखाएंगे। और तारिक अलेक्जेंडर कैसर बात करेंगे मैंग्रोव्स के बारे में। मैं अभी देख ही रहा था उनका फेसबुक पे। यस। और शरी रहमान जो वज़ीर बरा माहौलियात, हाँ वज़ीर हैं इसकी, तो क्लाइमेट चेंज की वो की नोट स्पीकर हैं। उसके अलावा हमारे अदबी एक हम वो इस दफ़ा हम आर्ट का भी हमने एक सेशन शुरू किया है। फौजिया मिनल्ला आ रही हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने 100 फुट का एक आर्ट इंस्टॉलेशन एक बनाई है जो पूरे वेस्ट मटेरियल की बनी है, रिसाइकिल्ड वेस्ट मटेरियल। और वो फिर हमने बच्चों का भी बहुत उसमें और नौजवानों को बहुत इन्वॉल्व किया है। उनको हम बुला रहे हैं, उनको बताएंगे कि किस तरह वो आर्ट बना सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके। सही। और अदबी के तो बहुत हमारे सेशंस होंगे। ज़हरा निगाह साहिबा, आरिफा सैयदा ज़हरा आ रही हैं, इफ्तिखार आरिफ, किशोर नाहिद, तनवीर अंजुम, फातिमा हसन, सितारों की पूरी जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आएँ, उससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। और एक पूरा हम टेंट बना रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा। और उसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो हैं वो उनको हम चाहते हैं कि किताबों से मोहब्बत करें, किताबों की तरफ आएँ, पढ़ने का शौक़ हो। और वो इस तरह हम उनको इंगेज करेंगे कि उनको समझिए कि हम ये बताना चाहेंगे कि किताबें पढ़ के उनको बड़ा लुत्फ़ आएगा। किताब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस निसाबी किताब वो पढ़ के रट के इम्तिहान दे दें, वो भी इसमें हमें तब्दीली चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन किताब पढ़ने में उनको बहुत मज़ा आएगा। सही। अच्छा मैम, एक चीज़ आपने बच्चों की बात की, आपने नौजवानों की बात की, मुझे ये बताएं कि आपको बजाते खुद क्या लगता है कि हमारी नौजवान नस्ल क्या अदब से बहुत दूर हो चुकी है? मेरे ख़्याल में दूर होने जा रही थी। अच्छा। ये इसका मुझे कोई 15 साल 20 साल से बहुत परेशानी है
इसीलिए फिर मैंने अदबी मेले शुरू किए। 2010 में मैंने पहला अदबी मेला किया था, और आज भी एक हम कर रहे हैं पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, वो टीचर्स के लिए कर रहे हैं। वो तो को हम बेला रज़ा जमील के साथ हम करते हैं, कोई 100 हो गए पूरे पाकिस्तान में। तो इस तरह हम फिर बच्चों को वापस ला रहे हैं कि आप आएँ और हम उनको कहानियाँ सुनाते हैं जी। फिर म्यूज़िक और थिएटर, ड्रामा, ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब इनके जो बुनियाद है वो किताब है कि अगर हम ड्रामा करेंगे तो किताब से उसकी कहानी निकलेगी। तो इस तरह हम उनको वापस ला रहे हैं, और मेरे ख्याल में बहुत कामयाबी से भर भर के बच्चे आते हैं। आप देखिएगा ये हम फ्रे हॉल में कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि ये एक कराची का इवेंट है, पूरे कराची मतलब पूरे सिंध से आए, जहाँ से उनका जी चाहे, फ्री है, कोई इसका टिकट नहीं है, और इतनी सेंट्रल जगह पे है फ्रे हॉल, तो आने में उनकी वो नहीं होगी। जरा मैम डेट बता दीजिएगा कि ये जी 26 और 27 नवंबर 10 दिन रह गए हैं जी, इवन 10 दिन से भी कम। आज 16 है तो समझिए 10 इतवार, हफ्ता इतवार। अच्छा मैम, टाइमिंग्स भी चाहूंगी मैं बता दें। वो तो जी सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक है। अच्छा फ्रे हॉल में। मुझे मैं ये हमेशा से, जब भी हम अदब की बात करते हैं तो उसमें लोगों के जहन में पहली चीज़ किताब आती है, ठीक है ना, लेकिन अदब जो है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इल्म जो है वो किताब में मुक़य्यद नहीं है, उसकी मरून मिन्नत नहीं है। इसी तरीके से आप क्या समझती हैं कि आज हमारे रोज़मर्रा के रख रखाव में, बोल चाल में, ये जो भाई साहब हैं, ये जो भाई साहब हैं, इसने जितनी बिगाड़ पैदा की हुई है जी, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं किया। कल इनफैक्ट हम यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो बच्चों का ख़ास तौर पे, बच्चों का इस पे कंटेंट नहीं है, कोई पोम नहीं है हमारी, अगर है तो उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा। कितना ज़रूरी समझती है मैम कि हम इन फेस्टिवल्स में इनके साथ साथ इस पे भी काम करें, ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं हम इस पे डालें, हमारे आने वाले बच्चे ये देखें, ना कि फिर वो कंटेंट देखें जिस पे माँ बाप किसी और घर जाके शर्मिंदगी का बाइस बने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने फरमाया, और इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि इसको हम कहें कि ये बहुत बुरी चीज़ है और इससे इस्तेमाल नहीं करें। इसके अगर सही तरह हम इस्तेमाल करें, वो हमें सिखाना है बच्चों को। अब जैसे आपने कहा, कंटेंट डालना बहुत ज़रूरी है, और बल्कि ये हो रहा है। सबक एक यहाँ NGO है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उर्दू में, अंग्रेज़ी में बहुत कंटेंट पैदा कर रहे हैं, किताबें हैं, हर मौजू पे हैं। तो इसको अदब के बारे में भी हम अदब फेस्टिवल कर रहे हैं, उसका जो हम सारा प्रमोशन कर रहे हैं, ज़्यादातर प्रिंट मीडिया में तो हम करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में के ज़रिए हम सबको ये बात फैला रहे हैं कि देखिए 26-27 नवंबर को फ्रे हॉल में सुबह 11 बजे से रात के 9 बजे तक अदब फेस्टिवल हो रही है, और आप आइए, और इसका कोई टिकट नहीं है। सही, ठीक मैम, थैंक यू सो मच, आप आई गुफ्तगू करने के लिए। और मैं चाह रही हूँ कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स, उनका इन्वॉल्व होना, उनका जाना, इस अदब फेस्टिवल का हिस्सा बनना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। जितना अदब से आपका करीबी रिश्ता होगा ना, आप उतना ही अपने कल्चर को समझ सकते हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका माहौल कैसा होना चाहिए, आपका अदब आपको बहुत बेहतर तरीके से फैसल समझा सकता है। बेशक। एक ब्रेक। पाकिस्तान के बाबर मसीह ने IBSF आलमी स्नूकर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। तुर्की के शहर अनातालिया में खेली जाने वाली आलमी मैचेस स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के बाबर मसीह का मुकाबला मलेशिया के प्लेयर्स के साथ हुआ। लिम कॉकलेउंग से उनका एमेचर ये बाउट था, और स्नूकर प्लेयर बाबर मसीह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ब्रॉन्ज मेडल आपने अपने नाम किया है। तो ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने के बाद महसूस कैसा कर रहे हैं भाई? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, आपको पता है जैसे जब भी कोई मेडल लेता है तो उसको कितनी खुशी होती है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। बस इस बात का अफसोस भी है साथ कि मैं इस बार पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल नहीं लेके आ सका। मेरी कोशिश तो पूरी थी, मैंने फुल जान मारी है और मेहनत भी बहुत करके गया था, प्रैक्टिस भी बहुत की थी, मगर ये गेम है, गेम का हिस्सा है, कभी हार कभी जीत।
अच्छा बाबर, स्नूकर में बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट आ रहा है, हमारे यंगस्टर रमज़ान भी आया है, फिर आसिफ भी, आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास टैलेंट आ रहा है। तो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि स्नूकर के मैदान में हम बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, क्या रीज़न समझते हैं इसकी आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको पता है कि जो स्नूकर के जितने भी प्लेयर हैं माशाल्लाह, कोई भी जाता है वो परफॉर्म करके आता है। जैसे अभी आपने एहसन का बोला, अभी एहसन आपको पता है 2021 का वो चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन। फिर मोहम्मद आसफ था 2019 का भी, 2012 का भी, और मोहम्मद यूसुफ साहब भी 1994 के थे। तो हमारा माशाल्लाह जितने भी स्नूकर के प्लेयर जाते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी मेडल के बगैर नहीं आता, मगर ये कि गेम है। तो इस बार भी हमने कोशिश पूरी की थी, हम 4 प्लेयर गए थे, हारिस, मैं और सजाद और एहसन। खैर वो हारिस का तो टॉप 48 में मेरे साथ मैच आ गया था, और 32 में एहसन रोबन से हार गया था, और सजाद भाई पोलैंड के प्लेयर से हार गए थे। सही। तो खैर मैंने पूरी कोशिश की थी अपनी। ठीक, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल लीजिएगा कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या सहूलियात उस हिसाब से हैं? जी टैलेंट तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, टैलेंट बहुत ज़्यादा, मगर उस तरह जो सहूलियात होती है इंसान के पास वो नहीं है। जैसे कि आप कह लें कि हमें हर बार जो है ना फंड का बहुत इशू होता है। जब फंड का इशू होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर स्पोर्ट बोर्ड फेडरेशन को फंड नहीं देते तो वो फेडरेशन भी हमें साफ बोल देती है कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं। तो इस बार भी जो हम वर्ल्ड खेलने गए थे तो खैर स्पोर्ट बोर्ड ने पैसे नहीं दिए, जो फेडरेशन है वो उन्होंने अपने पास से किए थे। और जो अभी मैं पीछे जो मलेशिया में जो टूर करके आया था वो मैं अपने पैसों से करके आया था। तो इस चीज़ का बहुत इशू है। अगर जब गवर्नमेंट हमें स्पोर्ट बोर्ड जो है कि हमारी फेडरेशन को अगर फंड टाइम से देगी और प्लेयरों को फिर मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा बाबर, मुझे आखिर में बताइए कि व्हाट्स नेक्स्ट, अगली चैम्पियनशिप कहाँ पे आ रही है, क्या तैयारियां हैं उसके लिए? जी अभी जो बांग्लादेश में एक 7 एशियन है, शायद 7 मुल्कों की होती है, तो वो आ रही है, वो तकरीबन 25 तारीख को है। अच्छा। तो ढाका में हो रही है, तो उसके लिए अभी से बस मैंने कल से जो ना उधर कराची में जो ना कैंप ज्वाइन करना है। वो 5-6 दिन का मेरा कैंप होगा, प्रैक्टिस कैंप होगा। तो उधर जाकर मैं अपनी पूरी तैयारी करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि ये जो टाइटल है, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये मैं अपने नाम करूँ। सही है। और उम्मीद है फिर हम आप कराची आएंगे तो फिर हम आपको मदऊ भी करेंगे अपने स्टूडियोस में। बहुत शुक्रिया, बाबर मसीह हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक हम विश करते हैं पूरी टीम की तरफ से। तो पाकिस्तान में टैलेंट है बहुत, हाँ, लेकिन अगेन जब आपके पास सहूलियात ना हो और स्पेशली प्लेटफॉर्म जब ना हो तो फिर वो जो टैलेंट है ना वो बैठ जाता है। तो अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। जी, तो मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया की इल्गार के इस दौर में बच्चों की तरबियत एक मुश्किल और सब्र आज़मा काम बन गया है। वैसे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके पास बेटी हो, अगर वो उसकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे अमल की तालीम दे, उसकी खुराक में बेहतरी को मद्देनज़र रखे, अपना माल लड़की के ऊपर खर्च ना करने में दरेग ना करे, तो ऐसा शख्स जहन्नुम से आज़ाद हो जाएगा। आज के इस दौर में किस तरह बच्चों की तरबियत की जाए, इस पर हमने कल बात की थी। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फरहाना अवैस और हमारे नफ्सियात नीलम नाज। वो क्या गुफ्तगू हुई आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फरहाना अवैस साहबा मौजूद है और हमारे नफ्सियात नीलम नाज साहबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। मैम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। तो आगाज़ डॉक्टर साहबा से करते हैं। हमारी तरबियत एक बहुत बड़ा अमल जो है हम घर में करते हैं, स्कूल्स में तो खैर अब क्या ही होता है वो हम सबको, वी बेटर नो इट, राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स टू उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग, तो उस पर तो हम ज़रा बाद में बात करते हैं। क्या समझती हैं आजकल के दौर में हमारी बच्चियों और बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबियत, तालीम और तरबियत दोनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर हम कहें कि तालीम तो हम बेहतरीन बच्चे को दे रहे हैं लेकिन तरबियत अच्छी नहीं है तो वो अधूरापन लगता है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छी तालीम को अपने किरदार में नहीं ढालते
तब तक आप एक महज़िब इंसान नहीं बनते। और जब आप एक महज़िब इंसान नहीं बनते तो अपने अमल से उन तमाम चीज़ों को आप ज़ाहिर नहीं कर सकते जो कि आपने इल्म में सीखा हुआ है। तो इसलिए तालीम और तरबियत दोनों साथ साथ हैं, और ये हमेशा से वालिदैन के लिए एक बड़ा सब्र आज़मा काम रही है। और वालिदैन में से माँ की ज़िम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उसको चूज़ किया है कि तुमने घर में बैठना है, और घर वैसे ही नहीं बिठाया माँ को, इसलिए बिठाया है कि उसने आने वाली नस्ल को तैयार करना है। अब नस्ल की तैयारी जो है वो उस वक्त से शुरू होती है जब वो माँ के पेट में आ जाता है। यानी माँ को अपने किरदार में वो बहुत सारी तब्दीलियाँ करनी पड़ रही होती हैं, और दीन के बहुत सारे कामों को उस तरह से लेके चलना चाहिए, और वो चल भी रही होती हैं, जैसे कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं। और ये वही तालीमात हैं जिनकी वजह से हमारे कुछ ऐसे वली भी पैदा हुए कि जब उन्हें कुरान पाक पढ़ने के लिए बिठाया गया तो उनको बहुत सारे सिपारे याद थे। और क्यों याद थे? क्योंकि उनकी माएँ कुरान हर वक्त पढ़ती रहा करती थीं। तो गोया जो तरबियत है वो तो माँ के पेट से शुरू हो जाती है। लेकिन अब हम जब बात करते हैं कि जब वो बच्चे की आँख खुलती है, दुनिया में आता है, तो जो उसके इब्तदाई 2 साल होते हैं वो उसकी बुनियादों के साल होते हैं। बहुत छोटी उम्र होती है 2 साल की, लेकिन उसकी बुनियादें बच्चे की ऑब्जर्वेशन से पढ़ रही होती हैं, और ये बुनियादें मजबूत हो जाती हैं जब वो 5 साल की उम्र को पहुँचता है। और फिर एक बड़ा मशहूर कॉल जो हम अक्सर प्रोग्राम्स में कोट करते हैं कि मौला अली ने फरमाया कि जब बच्चा तुम्हारा 7 साल की उम्र तो उसको बादशाहों की तरह ट्रीट करो, जब वो उसके अगले 7 साल हैं जो उसके वो ग़ुलामों की तरह ट्रीट करो, और उसके बाद के 7 साल वज़ीर की तरह ट्रीट करो। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को शाहाना अंदाज में रखो, उससे लाड प्यार में तमाम वो चीज़ें सिखाओ जो ज़िंदगी की ज़रूरत हैं, और उनके सामने वो मिसाली माँ बाप बन जाओ जैसा तुम अपने बच्चे को देखना चाहते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रिज़्क़ हलाल खिलाएं बच्चे को, और ख़ुद अपने आप को वैसा बना लें जैसे आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। अगर आप वो तमाम चीज़ें ज़बानी कलामी कहेंगे कि बच्चे ऐसे कर लो, बच्चे ऐसे कर लो, लेकिन बच्चा वो नहीं देख रहा तो वो कभी भी नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप जो चीज़ उसको सिखाना चाहते हैं वो आपने उसकी बुनियादें करके दिखा दी, जैसे कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलो, नमाज की पाबंदी करो, या ये कि खिदमत का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये वो 3 मोटी मोटी बातें जो हम अपने बच्चों को ज़रूर सिखा रहे होते हैं कि जब बच्चा बोलना सीखता है सबसे पहले हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा देते हैं तो जाहिर है झूठ तो खत्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन झूठ फिर भी चलता रहता है। अज़राए मजाक वही बात होती है ना कि कोई आता है तो कहते हैं बना कर दो, तुम पापा कह रहे कि पापा घर पे नहीं। तो ये 3 वो बुनियादी पॉइंट है जो पेरेंट्स को करके दिखाने हैं, तब पे आपके तरबियत की बुनियादें मजबूत बात है। उसकी कॉग्निटिव सेंस उस वक्त डेवलप हो रही है, वो जो देखेगा वही करेगा। अच्छा नीलम, अब सिचुएशन ऐसी है कि कितनी ज़्यादा अहम है तरबियत, और जब भी हम तरबियत से बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है जी कि हम तो फला स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बेटा इंग्लिश में बात करके दिखाइए, बेटा टॉक इन इंग्लिश, ये हमारे नज़दीक तरबियत है। वो बेटा वहाँ पे बैठ के टिशू का पेपर खा रहा है किसी मेहमान के यहाँ जाके, खाने के टाइम पे उसने तबाही मचा दी है, तो हम ये मिस कर जाते हैं कि तरबियत क्या है और तालीम क्या है। एब्सोल्युटली। देखें, एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से ये समझना ज़रूरी है कि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज़्यादा अक्लमंद होगी और वो ज़्यादा एडवांस्ड होगी। तो जब हम बच्चों की तरबियत की बात करते हैं तो पेरेंट्स के लिए वो चैलेंजिंग होता है। ये भी देखा होगा कि पहले औलाद पे तो वो ज़्यादा तवज्जो दे सके, और फिर पेरेंट्स इस तरह भी कहते हैं कि नहीं देखें हमारा पहले वाला बेटा तो बड़ा सुकून वाला है, वो हमारी बात मानता है, ये जो छोटा है ना, इसने तबाही मचाई हुई है। एग्जैक्टली, ये इसका मसला, ये हमारा मसला नहीं है, हमने तो दिखाया हुआ कि ये बच्चे जो हैं ये बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि यही तो हमारा इम्तिहान है कि हम किस तरीके से डिफरेंट बच्चों की पर्सनालिटीज़ को ग्रूम करते हैं। देखें, एक सेइंग है इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि चिल्ड्रन हैव नॉट कम फॉर यू, दे हैव कम थ्रू यू। यानी कि वो आपके ज़रिए से आए हैं और आपने उनको ग्रूम करना है। जिस तरह एक पौधे को हम उसकी सलाहियत के हिसाब से ग्रो करते हैं, तो ये मेरी औलाद है तो इसको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ये बड़ा वाला जो है ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, तो ये वाले जो प्रेशर्स हैं, क्योंकि मुझे एक सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, जहाँ हम अपनी एक्सपेक्टेशंस या हमारी वो जो ख्वाहिशात अपनी ज़िंदगी से पूरी नहीं हो सकी वो हम बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं। एग्जैक्टली। इवन तो इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन द पॉइंट इज़ उसका प्रोसेस बड़े गलत तरीके से चला जाता है। देखिए, जब बच्चा अगर कहीं टैंट्रम थ्रो कर रहा है, वो कहीं बदतमीज़ी का मुजाहरा कर रहा है, पहली बात तो ये कि वो अपनी कोई नीड कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अगर हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चों के साथ कनेक्शन कैसा है और आपकी बाउंड्रीज़ कैसी हैं। ज़ाहिर है वो तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता टेबल पे नहीं चढ़ना, ये तोड़ना नहीं है, लेकिन ये आप सिखाते हैं।
बाउंड्रीज सिखाती हैं। और अपने साथ जब आप कनेक्शन मजबूत करते हैं तो बच्चा माशरे के डर से नहीं वो करता काम, बल्कि आपकी नाराज़गी के डर से करता है। तो ये वाला जो एक एलिमेंट है ये डालना या ये कनेक्शन बिल्ड करना कि उनको पता है कि अम्मी को बुरा लगेगा या अब्बा को बुरा लगेगा, जब वो स्पेशली टीनेज की तरफ जाते हैं जहाँ वो सारे कंट्रोल्स जो हमने पहले डाले होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन जो है वो बहुत काम आता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ज़रा हम बच्चों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ माशरे में फ़र्क है लड़के लड़की में, और इसको हमें मानने में कोई यार महसूस नहीं होनी चाहिए। जब बात आती है तरबियत की तो हम वहाँ भी इसको फ़र्क करते हैं। कई घरानों में देखा गया है कि लड़का करे तो ठीक और लड़की करे तो गलत। हालांकि गलत चीज़ जो है वो तो जेंडरलेस होनी चाहिए। सेम लाइक अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो लड़के ने पी लिया तो लड़का है, लड़की ने हाय हाय इसका तो घर बर्बाद हो गया। कैंसर तो दोनों को होगा अगर होना है तो अब इसमें जब हम लड़कियों की बच्चियों की परवरिश की बात करते हैं तो किस तरीके से उनकी परवरिश करनी चाहिए, कैद व बंद की सोबतों में नहीं बल्कि उनको मज़ीद निखारने के लिए? देखिए, इसका एक बड़ा वाज़े सा जो इसका जवाब है ना वो ये है कि हमारा दीन हमें क्या बताता है। जी बिल्कुल। और दीन हमें ये बताता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसमें रसूल पाक ने ये नहीं कहा कि मर्द को जाना है और औरत को नहीं जाना है। खूबसूरत बात। देखिए, जब यहाँ से एक बुनियाद आपने इल्म की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रख दी तो आप उनके ज़माने में देखिए कि वो क्या तालीमात देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सहाबा कराम को इकट्ठा करके तालीमात दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारी माएँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हों, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हों, ये ख़वातीन को तालीमात दे रही हैं। और कौन सा ऐसा लम्हा होता था कि किसी को कोई मसला पेश आए और उनका दरवाज़ा बंद हो? मतलब ये इजाज़त थी कि जिस वक्त जो मसला आपको पेश आता है आप आएँ, उस मसले को पूछें और उसका हल जो है पाकर फिर आप अपने घर वापस जाएं, चाहे वो बच्चों से मुताल्लिक हो, चाहे वो दीन से मुताल्लिक हो, तरबियत से मुताल्लिक हो। हज़रत खौला का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब उनके शौहर ने उनको कह दिया था कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो उस दौर में ये होता था कि अगर कोई अपनी बीवी को माँ जैसी कह दे तो तलाक हो जाती थी। तो जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा कि रोती भी आई कि मैं क्या करूँ, मेरे शौहर ने मुझे इस तरह से कह दिया है, तो उस वक्त तक ऐसे कोई अहकामात वाज़े तौर पे नहीं नाजिल हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस वक्त के मामलात हैं उसके मुताबिक तो तलाक हो गई। तो आपने कहा नहीं, मेरे लिए मेरे हक़ में फ़ैसला फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि रसूल पाक खामोश हो गए हैं तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह तू अपने हबीब की ज़ुबान से मेरे हक़ में फ़ैसला जारी फरमा। और वो उनकी दुआ इतनी शदीद थी, इस कदर उन्होंने मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो दुआ मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत फिर नाजिल फरमाई जिसमें ये वाज़े किया कि अगर कोई तुम्हें माँ जैसी कह देता है तो उससे तलाक वाज़े नहीं हो जाती है, तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। और जब वो अभी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ही बैठी हुई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल हुई वो आयत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत हुई जो वही में हो जाया करती थी, तो हज़रत आयशा ने फरमाया तुम ठहर जाओ, शायद तुम्हारे लिए कुछ अल्लाह ताला ने भेजा है पैगाम। फिर जब उस कैफियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो आप मुस्कुराए। तो पहले तो वो थोड़ी घबराएं कि पता नहीं मेरे हक़ में भी फ़ैसला है या नहीं। फिर आपने फरमाया मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े कर दिया कि जो मेरी माँ की तरह कह देता है तो उसको तलाक नहीं होती है। लेकिन आप ये देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हमें तरबियत के लिए और कौन से एंगल्स बताए। आपने फरमाया उस वक्त जो चीज़ें ज़रूरत थी कि तुम्हें तीरंदाजी आनी चाहिए, तुम्हें तलवार चलानी आनी चाहिए, तुम्हें घुड़सवारी आनी चाहिए, इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद नहीं की कि सिर्फ मर्दों को आनी चाहिए। आपने फरमाया औरतों को भी सीखनी है। और फिर ग़ज़वात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाया करते, आपकी बीबियाँ आपके साथ होती, दीगर सहाबा कराम की बेटियाँ उनके साथ होती, और उस वक्त वो तिब का शोबा था जो उरूज पा रहा था। तो ख़वातीन क्या करती कि ना सिर्फ उन लोगों के खाने पीने का, और अगर वो ज़ख्मी हो जाते थे तो उनको उस ज़ख्मों को ठीक करने का और उनके मरहम का इलाज करती। बल्कि ग़ज़वा खैबर में तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे काफिरों को ख़वातीन ने जहन्नम वासिल किया, तलवारें चलाईं। तो हमारे सामने तो इतनी वाज़े मिसालें, हमें किसी और की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है कि हमारे सामने वो हमारी माँओं की, हमारी बहनों की, बेटियों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने तिब के शोबे में काम किया, जिन्होंने तलवारें भी चलाईं, जिन्होंने तबलीग भी की। लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिसको हम कहते हैं कि
उस वक्त नहीं हुआ और हम आज कहते हैं कि हम मॉडर्न एज में हैं तो हम बड़े आगे निकल गए हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो ख़वातीन ने नहीं किया और तमाम कामों में बराबरी की बुनियाद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की बात की है, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों। और बेटियों को तो बल्कि ज़्यादा कहा है कि तवज्जो दो, जो आपने इब्तिदा में कहा कि रसूल पाक ने अगर जन्नत की बशारत दी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दिए है कि अगर तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुमने उनको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, अच्छी तरबियत की और उनको उनके घरों में आबाद किया, तो क़यामत का दिन तुम मेरी इस तरह से करीब होगे जैसे ये 2 उंगलियाँ। फिर एक सहाबी ने पूछा था कि अगर किसी की 2 बेटियां हों तो आपने फरमाया वो भी। तो गोया बेटी की तरबियत पे तो और भी ज़्यादा कहा है, ये नहीं कहा कि बेटे को ज़्यादा तुम बोटियां खिलाओ और बेटी को जो सिर्फ शोरबा दे दो। ये आजकल के माहौल में हमारी अपनी क्रिएशन है। हमारे दीन ने हमें वो रोल मॉडल दे दिए हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम किसी कमी में और किसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं हो सकते, होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे मैम ने भी कहा कि जी दौरे हाजिर की अगर बात की तो अब नीलम दौरे हाजिर में जी अब एक सोशल मीडिया की बम्बार्डमेंट है। सबसे जो मुझे बड़ा मसला होता है ना वो ये होता है कि जब अगर बच्चा है और वो ज़िद कर रहा है तो ये मोबाइल लिया, लो बेटा जाओ मेरी जान छोड़ो, और वो उधर लगे हुए हैं, बच्चे उधर लगे हुए हैं, वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं हमारे बच्चों की अच्छा फिर जब जाते हैं कि जाओ बेटा उस पर डांस करके दिखाओ तो वाह भाई बड़े खुश होते हैं, क्या टैलेंट है। हमने अपनी तरबियत को जा बच्ची हो बच्चा हो अपने आप से हटा के जब हम स्क्रीन्स को दे देंगे, मोबाइल को दे देंगे, क्या नस्ल निकलेगी हमारी में? एब्सोल्युटली। देखें जो हमारा माहौल है, जो हमारा माशरा है और बच्चे जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लोकल कंटेंट तो इतना बन नहीं रहा है, राइट। बच्चों के हवाले से कोई कंटेंट नहीं है, कोई कार्टून्स नहीं है, कोई पोएम्स नहीं है, तो ये जो बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो सारा वेस्टर्न कंटेंट है। आपके घर में जो माहौल है वो ईस्टर्न है, तो इसके बीच में जब वो बच्चा वहाँ की ज़बान बोलने लगता है या बड़ी तेज़ी से इंग्लिश बोलने लगता है तो हम बड़ा खुश होते हैं, अरे वाह इसको तो हमने सिखाया भी नहीं, इसको इंग्लिश आ गई। सो अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर ये बड़ी एक मनफी चीज़ है। देखें हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों के बिहेवियर से जज कर रहे हैं ये कितना अच्छा बच्चा है और मेरी परवरिश कितनी अच्छी हो रही है, लेकिन उसकी नफ्सियात पे क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है हम वो नहीं देख रहे। ज़्यादा स्क्रीन टाइम तो वैसे ही हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। बच्चों में स्पीच डिलेज आ रहे हैं, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आ रहा है, ऑटिज़म की निशानदेही आ रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हुआ है। और पेरेंट्स जब उनको बाद में एहसास होता है तब वो लेकर आते हैं। पॉइंट इज़ कि ये जो 2 साल का या 3 साल का जो पीरियड है बच्चे की पैदाइश से लेकर वहाँ पर उसका जो ब्रेन है वो एक स्पंज की तरह है, वो हर चीज़ अब्जॉर्ब करता है जो उसके आसपास हो रही है, ना कि सिर्फ जो उनसे कहा जा रहा है या उनको दिखाया जा रहा है, बट जो इमोशंस उनके एहसासात उनके आसपास हैं वो तक वो फील करते हैं। अगर उनकी माँ हर वक्त एंजाइटी का शिकार है, अगर घर में तशद्दुद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, गहमा गहमी हो रही है, तो बच्चा जो है वो खुद एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। तो ना कि सिर्फ बच्चों को हम किन मटेरियल से एक्सपोज करें, लेकिन ख़ुद भी कैसा फील कर रहे हैं, कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी उतना ही लाजमी है। बिल्कुल। और बड़ा ये इसको सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ हमारी तरबियत बाहर खेल के हुई है, चोट लग के हुई है कि एक बार चोट लग जाती थी तो फिर दोबारा गिरने का खदशा नहीं होता था। आजकल के बच्चों में अब उनको जो माएँ कहती हैं कि नहीं भाई बाहर नहीं भेजना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अच्छा हमने ऑफ द रिकॉर्ड जो बात की थी, मैं चाहूँगा कि हम उस पर ज़रा आखिर में, क्योंकि कुछ वक्त की कमी है, थोड़ी सी बात करें। हमारे यहाँ लड़कियों को कहा जाता है कि दब के चलें, बाज़ार में हो चाहे यहाँ हो, लेकिन हमारे यहाँ लड़कों को नहीं कहा जाता कि घर में भी आपकी एक बहन बैठी है। हमें अपनी बच्चियों को रादर दिन ये कहने की कि आप दब के चलें, हम ये क्यों नहीं कहते कि आप पलट के उसी वक्त उनको जवाब दें अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो? देखिए हम ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कर रहे थे कि हमें बच्चों को, ख़ास तौर से बच्चियों को एक सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत भी देनी चाहिए। मतलब वो कराटे की सूरत में हो या आपके कोई और भी ऐसी स्पोर्ट्स आ गई हैं जो आपको तरबियत देती हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं अगर कोई आपके साथ ऐसी बात करता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक ऐसी तरबियत है जो कि स्कूलों में लाजमी होनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये बच्चों को सिखाओ, ये सिखाओ, क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने कहा कि जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना बच्चे को बड़ी अच्छी आ गई है, तो हमेशा ये जहन में रखें कि जो भी ज़ुबान आप किसी बच्चे को सिखाते हैं वो ज़ुबान अपनी तहज़ीब भी उसमें शामिल करके लाती है।
तो जो ज़ुबान आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसकी तहज़ीब उसमें शामिल है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी है। किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि अरबी ज़ुबान को लाजमी करार दे दिया जाए, कि जैसे दुनिया भर में ये होता है कि 2 से 3 लैंग्वेजेस स्कूलों में सिखाई जाती हैं, अरबी को अभी तक क्यों लाजमी नहीं किया गया। अगर हम उस ज़ुबान को सिखाएंगे कि तो वो तमाम हदीसें, कुरान पाक जो हम तर्जुमा करके बच्चों को बता रहे हैं, जब वो डायरेक्टली उसको पढ़ेंगे तो कितना ज़्यादा असर होगा उनके ऊपर। तो बच्चियों को ये कहना कि नहीं तुम दब के रहो, ऐसा तो दीन में कहीं पे भी नहीं कहा गया। ये ज़रूर कहा गया है कि हाँ तुम्हारे अंदर बर्दाश्त हो, सब्र हो, लेकिन वो हालात और वाक़यात के मुताबिक है। ये नहीं कि हर जगह तुम दब जाओ, तुमसे कोई ज़्यादती कर रहा है तब भी तुम खामोश हो जाओ। ज़्यादती पर खामोश रहना तो जुल्म की बात है। बिल्कुल। तो इसलिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी बच्चियों को, तमाम लोगों को चाहिए कि ऐसी तरबियत दें जिसमें उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं, जिसमें उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाएं कि जब कोई गलत बात होगी तो आपको आवाज़ उठानी है, आपको ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना है कि ये बात गलत हुई है। और जब तक वो ये नहीं करेंगी तो बुराई का खात्मा कैसे होगा। बिल्कुल। आखिर में नीलम, मैं चाहूँगा इस पर आप भी कमेंट करें कि हम जब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो हम बायसनेस ना दिखाएं। जैसी परवरिश हम अपने बच्चे की कर रहे हैं वैसी अपनी बच्ची की भी करें। देखिए, इस बायसनेस की वजह क्या है कि हम बेटियों को जो है प्रोटेक्शन देना चाह रहे होते हैं। हमारे माशरे के जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है बेटे तो अपना दिफा खुद कर लेंगे, बेटियों को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम शील्ड में हम ढक के रखते हैं उनको। लेकिन देखें, दुनिया बहुत चेंज हो रही है। अब सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंस जो है, इनके मीनिंग दोनों जेंडर्स के लिए चेंज हो रहा है। आपकी तालीम, आपकी तरबियत, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पेरेंट्स का भरोसा कि तुम जाओ, मैं हूँ पीछे से संभाल लूँगा। राइट, ये सोच डालना बच्चों में और बच्चियों में, मेरे ख्याल से बच्चियों में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको एतमाद दें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने मसले खुद हल कर सकती हैं, और फिर सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जहाँ उनको ज़रूरत है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। चलें, बड़े अच्छे तरीके से अब आप समझ चुके होंगे कि बच्चों का ब्रॉटअप और ग्रूमिंग किस तरह होनी चाहिए, घर का माहौल कैसा होना चाहिए। ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सिंध में थिएटर के फ़रोग़ आज़म आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की काविशों से हैदराबाद में 10 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। इसमें सकाफती और माशरती मसाइल पर मुकामी फनकार स्टेज ड्रामा पेश करेंगे। इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट। सिंध में सुनसान थिएटर्स की रौनकें बहाल। मेहरान आर्ट्स काउंसिल हैदराबाद में 10 रोजा थिएटर फेस्टिवल सज गया। फेस्टिवल में मुकामी फनकार अपने अपने अंदाज में फन का मुजाहरा करेंगे। तो ऐसे फेस्टिवल हैदराबाद में होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि कराची में काम होता आया है तो हैदराबाद वालों को भी चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में भी फनकार मौजूद हैं। हैदराबाद में ऐसे फेस्टिवल मिलने चाहिए, ऐसे ड्रामे होने चाहिए जिससे जूनियर आर्टिस्ट भी सीनियर हो जाएं। थिएटर फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वजीर सकाफत और तालीम सरदार शाह ने किया। उनके हमरा सदर आर्ट्स काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह और फनकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उनको हमने हेल्थ कार्ड का भी इजरा किया है, और उसके साथ साथ हम जो बीमार, जो मुस्तक जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए करते हैं। और खुशाइन बात ये भी है कि अभी हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम 750 म्यूजिक टीचर ले रहे हैं। कोरोना के बाद थिएटर की रौनकें बहाल होने पर फनकार और शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। फेस्टिवल में पेश किए जाने वाले 5 उर्दू और 5 सिंधी जबान के ड्रामों का मकसद मुकामी सकाफत का फरोग और फैमिलीज को थिएटर की जानिब मुतवज्जो करना है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।